नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो आइए शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम खास खबरों पर नज़र डालने के साथ। सेनाएं दोनों देशों की पीछे हटेंगी मगर भारत को ही होगा नुकसान। भारत चीन विवाद के बहाने एशिया में अपनी पकड़ बढ़ा रहा है अमेरिका। सीओ की वायरल चिट्ठी से उठे सवाल, यूपी पुलिस बोली रिकॉर्ड नहीं। बिहार में एनडीए में तकरार, जेडीयू लोजपा में सीटों पर घमासान। रामदेव के रुचि सोया के शेयर बम्पर उछाल के बाद औंधे मुंह गिरे। और अब बड़ी खबरों पर नज़र डालने के बाद उनके विश्लेषण का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, गलवान घाटी में तनाव कम करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, मगर इस बात को लेकर असमंजस बना हुआ है कि दरअसल तय क्या हुआ है और इससे किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। खबरें आ रही हैं कि चीनी सेना करीब 2 किलोमीटर पीछे हट गई है, लेकिन ये बात भी छिपाई जा रही है कि भारत की सेना भी उतना ही पीछे हटी है। भारत सरकार की तरफ से भी लगातार यही कहा जा रहा है कि चीन की सेनाएं पीछे हट गई हैं। हालांकि अभी तक चीन ने सेनाओं के पीछे हटने की बात नहीं कबूली है। सेना के पीछे हटने के संबंध में पूछे गए सवाल पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने बस इतना कहा कि दोनों देश सीमा पर तनाव कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं भारतीय सेना में चिंता का विषय ये है कि इस तरह से सेनाओं के पीछे हटने से नुकसान भारत का ही हो रहा है। खबरों के अनुसार चीनी सेना पहले से ही 2 किलोमीटर से ज़्यादा भारतीय इलाके में घुस चुकी थी और अब जब दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी तो मतलब साफ है कि भारत की सेना भारत की ही ज़मीन से 2 किलोमीटर पीछे हटेगी और चीन की सेना भी भारत की ही ज़मीन से 2 किलोमीटर पीछे हटेगी। इससे भारत की ज़मीन पर 4 किलोमीटर का बफर जोन बन जाएगा। इससे नुकसान भारत का ही होगा क्योंकि ज़मीन भारत की ही जा रही है। इसके अलावा चीन पैंगोंग सो इलाके में भी करीब 8 किलोमीटर अंदर आ चुका है, जिस पर वो बात करने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सरकार पर लद्दाख में जवानों की शहादत और घुसपैठ को लेकर फिर से निशाना साधा है। राहुल ने कहा है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है और इसकी रक्षा करना भारत सरकार का कर्तव्य है, दायित्व है। तो फिर युद्ध से पहले वाले हालात पर जोर क्यों नहीं दिया गया? चीन को हमारे क्षेत्र में 20 निहत्थे जवानों की हत्या को सही ठहराने की अनुमति क्यों दी गई है? गलवान घाटी की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लेख क्यों नहीं किया जा रहा है? तो ये सवाल उठ रहे हैं कि गलवान घाटी में जो शांति स्थापना के लिए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच बातचीत हुई थी और जो कदम उठाए गए हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि चीनी सेना पीछे हटी है तो भारतीय सेना भी पीछे हटी है। ज़रूर इस तरह का कोई समझौता हुआ तो कौन कहां से कितना पीछे हटा है? जिस ज़मीन से पीछे हटा है वो भारतीय ज़मीन थी या सचमुच में वो बीच की वो ज़मीन थी बफर जोन जिसको कहा जाता है, या चीन भारत को पीछे हटना पड़ा है? अगर दोनों को हटना पड़ा है तो नुकसान और फ़ायदा किसका हुआ? तो ये सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार ने कहीं कोई समझौता तो नहीं किया है। और यही राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर क्यों नहीं बताया जा रहा है कि चीन ने जिस ज़मीन पर कब्जा किया था उसे खाली किया है या नहीं किया है। इस बारे में सरकार की तरफ से अभी भी चुप्पी है। किसी तरह की कोई इसमें कैफियत नहीं आ रही, कोई सफाई नहीं आ रही, स्पष्टता कहीं दिख नहीं रही है। फिर पैंगोंग घाटी के बारे में क्या, पैंगोंग झील के पास जो इलाका है उसका क्या होगा? गलवान की जो क्षेत्रीय संप्रभुता है उसके बारे में केंद्र सरकार क्या कर रही है, क्या राय है उसकी? आखिरकार चीन के साथ क्या बातचीत हो रही है, क्या समझौता, क्या सहमति बनी है जिसके आधार पर ये जो तनाव कम करने की बात हो रही है, डी एस्केलेशन की बात हो रही है, वो मान ली गई है? तो ये एक प्रश्न है जिसका जवाब केंद्र सरकार की तरफ से अपेक्षित है, उसे देना चाहिए। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक ये संदेह बना रहेगा कि भारत सरकार ने समझौता किया है और जो 20 निहत्थे जवानों ने शहादत दी है, कहीं उनके ऊपर भी तो समझौता नहीं हो गया है। हमने इतना नुकसान उठाया, इसके बावजूद हम अपनी ज़मीन चीन के हवाले कर दें, ये कतई मंजूर नहीं किया जा सकता है। अगली खबर लेते हैं।
अमेरिका ने संकेत दिया कि भारत और चीन के बीच संघर्ष की स्थिति में उसकी सेना भारत के साथ होगी। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, कहीं भी विवाद की स्थिति में हम मजबूती से खड़े रहेंगे। दक्षिणी चीन सागर में अपनी उपस्थिति और मजबूत करने के लिए ही अमेरिका ने वहां 2 विमान वाहक पोत तैनात किए हैं। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडोस ने कहा है कि हमारा संदेश बिल्कुल साफ है। ऐसा नहीं होगा कि सर्वाधिक शक्तिशाली सेना होने के बावजूद हम दूर खड़े होकर हालात को चीन या किसी के हाथ में जाने दें, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो। वहीं दक्षिणी चीन सागर में 2 अमेरिकी विमान वाहक पोत तैनात किए जाने के बाद चीन ने कहा कि दक्षिण चीन सागर पूरी तरह से चीन की सेना की मर्जी पर है, क्योंकि ये पूरा इलाका चीन का है। इसके साथ ही चीन ने कहा कि हमारी आर्मी के पास विमान वाहक पोत ध्वस्त करने लायक हथियार हैं। इसके पास DF-21D और DF-26 मिसाइल हैं जो विमान वाहक पोत को निशाना बना सकते हैं। लेकिन बात यही नहीं रुकी। इसके बाद अमेरिकी नौसेना ने इस पर पलटवार किया। उसके प्रवक्ता ने ट्वीट करके कहा, इसके बावजूद वे वहाँ हैं। अमेरिकी नौसेना के 2 विमान वाहक पोत USS निमिस और USS रोनाल्ड रेगन किसी से डरे नहीं हैं। याद दिला दें कि इसके पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने यूरोपीय संघ के एक ऑनलाइन कार्यक्रम में कहा था कि अमेरिका अपने कुछ सैनिकों को यूरोप से हटाकर दक्षिण एशिया में तैनात करेगा, क्योंकि वहां भारत को चीन से खतरा है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री ने एक दिन पहले ये भी कहा है कि अमेरिका चीन की टिकटॉक समेत सभी सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर सकता है। तो इसको चीन अमेरिका जिस तरह से पेश कर रहा है, उस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा सुखद लगेगा कि वो भारत का साथ दे रहा है। लेकिन इसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सामरिक जो रणनीतियाँ होती हैं उनके बरक्स देखेंगे, उनके परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आपको कुछ नए अर्थ खुलते हुए दिखेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ट्रंप अमेरिका में चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं, खुद को हारते हुए पा रहे हैं, इसलिए वो चीन के खिलाफ, चीन का हौवा खड़ा करके चीन के खिलाफ एक माहौल बना रहे हैं, जिससे अमेरिका में ये हो कि वो चीन से लड़ रहे हैं और एक अमेरिकी राष्ट्रवाद खड़ा हो उनके पीछे और उनका वोट बैंक जो बिखर गया है वो इंटैक्ट हो। तो एक चीन के खिलाफ वो पहले से ही मोर्चा खोले हुए हैं। जब भारत का चीन से कोई टकराव नहीं हो रहा था गलवान घाटी या उस पूरे इलाके में लद्दाख के, तब भी अमेरिका चीन के खिलाफ ये इस तरह की बातें कर रहा था, इस तरह की रणनीतियाँ बना रहा था। ट्रेड वार से लेकर और आप देखिए कि कोरोना क्राइसिस शुरू होने के बाद किस तरह से ट्रंप ने रंग बदले हैं, तो ये उसका एक हिस्सा है। दूसरी बात ये है कि अमेरिका अपनी चौधराहट दुनिया भर में कायम रखना चाहता है, तो उसके लिए कुछ ऐसे जो भी उसके बरक्स खड़ा होता है, उसके खिलाफ खड़ा होता है, या जो भी ताकतवर मुल्क उसके मुट्ठी से निकलता हुआ दिखता है या उसके खिलाफ खड़े होने की, उसको आंख दिखाने की कोशिश करता है, तो वो इस तरह से धमकाने में शुरू कर देता है, अपनी कार्रवाई शुरू कर देता है। और एक तीसरी बात है कि वो भारत को अपने साथ दिखाना चाहता है, और इस तरह से जो एक ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान चौकड़ी बनाने की जो उसकी रणनीति है चीन के खिलाफ, वो उसमें भारत को ज़बरन शामिल कर रहा है। भारत भले ही शामिल ना होना चाहता हो, लेकिन इस तरह की बयानबाजियों से, इस तरह की हरकतों से चीन को ये संदेश जाता है कि असल में भारत अमेरिका से मिला हुआ है, असल में अमेरिका ने भारत को पटा लिया है, और धीरे धीरे भारत के प्रति वहाँ भी एक जो कहना चाहिए आक्रोश बढ़ता जाता है, संदेह बढ़ते जाते हैं। तो इससे नुकसान भारत का ही होगा, क्योंकि लड़ाई युद्ध हुआ तो बेशक अमेरिका हथियार बेचेगा, सहयोग करेगा और उसकी कीमत वसूलेगा। भारत को कीमत अदा करनी पड़ेगी, सेना वहाँ जो युद्ध में जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो, और दूसरे तरह से भी। तो ये समझदारी से इसको हैंडल करने की ज़रूरत है। उम्मीद करना चाहिए कि हमारे देश के जो विदेश नीति के निर्धारक हैं इतनी समझदारी तो दिखाएंगे कि अमेरिकी गोद में बैठकर चीन से पंगा लेना हमारे लिए महंगा है, ये समझ में उनको आता होगा। और आइए अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे निवेदन कि कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने राय, अपनी सुझाव ज़रूर दर्ज कराते हुए चलें।
कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों की हत्या के मामले में 3 दिन बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गैंग से मुठभेड़ में जान गंवाने वाले बिल्लौर के डीएसपी देवेंद्र मिश्रा का एक पत्र सामने आया है, जो करीब 3 महीने पहले कानपुर के तब के एसएसपी अनंत देव को लिखा गया था। इस चिट्ठी में मिश्रा ने चौबेपुर थानाध्यक्ष विनय तिवारी और हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के बीच मिली भगत की आशंका जताई थी। डीएसपी ने यह भी चेताया था कि अगर जल्द कोई कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ी घटना हो सकती है। जो लेटर सामने आया है वो डीएसपी मिश्रा ने 14 मार्च 2020 को लिखा था। इसमें लिखा था, विकास दुबे के खिलाफ लूट, हत्या और अन्य संगीन अपराधों के 150 मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। चौबेपुर के थाना प्रभारी विनय तिवारी गैंगस्टर विकास दुबे की ढाल बने हुए हैं। तिवारी बचाव में कुछ भी करने को तैयार हैं। कहा जा रहा है कि इसके बाद भी उन्होंने फॉलोअप के रूप में कई पत्र भेजे, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा माना जाता है कि विकास के पीछे मजबूत राजनीतिक संरक्षण था और एसएसपी कुछ कर नहीं पा रहे थे। हालांकि अब एसएसपी दिनेश कुमार के अनुसार शुरुआती जांच में सीओ, एसपी और एसएसपी के दफ्तर में चिट्ठी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। 14 मार्च को एसओ के खिलाफ कोई अन्य रिपोर्ट नहीं मिली है, न कोई फाइल मिली है। चिट्ठी की सत्यता की जांच पर कार्रवाई होगी, ऐसा कहा गया है। तो इस चिट्ठी ने बहुत कुछ रहस्य खोल दिए हैं कि किस तरह से विकास दुबे वहाँ अपराधों का एक तंत्र चला रहा था, साम्राज्य स्थापित किया हुआ था। किस तरह से एक थाना अध्यक्ष जो है उसके बचाव में खड़ा था, एक डीएसपी बराबर कंप्लेन कर रहा था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो जाहिर है कि ये राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव नहीं था। कहीं ना कहीं से राजनीतिक संरक्षण था, और राजनीतिक संरक्षण वही दे सकते हैं जो सत्ता में काबिज हैं। तो बीजेपी की सरकार के लोग और उनके मातहत काम करने वाले पुलिस अधिकारी या उनके निर्देशों का पालन करने वाले पुलिस अधिकारी विकास दुबे की ढाल बने हुए थे। अब देखिए कि ये चिट्ठी जो वायरल हो गई है और जिसे प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है, इसके बावजूद वो फाइल में चिट्ठी नहीं है, उसके फॉलोअप में लिखी गई चिट्ठियां भी गायब हैं। तो इसका मतलब है कि पूरे पुलिस महकमे में विकास दुबे का दबदबा था, पहुंच थी, उसके अपने आदमी उसने सेट कर रखे थे, जिनकी वजह से सारी चीज़ों को मटियामेट कर दिया जाता था। कोई अगर विरोध करे, कोई शिकायत करे तो वो गायब कर दी जाती थी। तो ये बहुत ही कहना चाहिए बहुत दुखदाई और संवेदनशील मामला है, जिससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरह से चल रही है। उत्तर प्रदेश का गृह मंत्रालय किस तरह से काम कर रहा था, जो कि योगी महाराज के अंडर में ही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में गवर्नेंस की हालत क्या है, कानून व्यवस्था की हालत क्या है, और कानून व्यवस्था को संभालने वाले किस तरह से अपराधियों से गठजोड़ करके चल रहे हैं, उनका बचाव कर रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं। और अभी तक इतने दिनों बाद भी इतनी पुलिस टीमें लगने के बावजूद विकास दुबे का अता पता नहीं, वो पकड़ा नहीं गया है। पता नहीं वो किस राजनीतिज्ञ के घर में आराम से चैन की नींद सो रहा होगा, और पकड़ा भी जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा। अगली खबर लेते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से 4 महीने पहले सत्तारूढ़ एनडीए में तकरार बढ़ती जा रही है। एनडीए में शामिल जदयू और लोजपा के बीच संतुलन बनाना बीजेपी के लिए भी मुश्किल हो रहा है। वो या तो हस्तक्षेप नहीं कर रही है, हस्तक्षेप करना नहीं चाहती है, या मज़े ले रही है कि आपस में लड़ें, फ़ायदा अपना होगा। दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर विवाद पनपता दिख रहा है। बता दें कि विधान परिषद के लिए जल्द ही नामांकन होने और जदयू नामांकन कोटा के तहत बिहार विधान परिषद की 12 में से किसी भी सीट को साझा करने के लिए तैयार नहीं है। जदयू के नाराज होने के पीछे एक वजह चिराग पासवान भी हो सकते हैं, जो लगातार नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर आलोचना करते रहे हैं। वहीं 1 जुलाई को लोजपा ने अपने मुंगेर अध्यक्ष राघवेंद्र भारती को पद से हटा दिया था। कारण था, उन्होंने कह दिया था कि एनडीए गठबंधन बरकरार है और मजबूत है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों पर अंतिम फैसला लेना पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान का विशेषाधिकार है। इसके अलावा रामविलास पासवान ने भी कह दिया था कि नीतीश सरकार केंद्र से पूरा राशन नहीं उठा पाई है। इस सब की वजह से विधानसभा चुनाव की सीट बंटवारे में भी विवाद खड़ा होने वाला है, हो रहा है।
एक दिक्कत ये भी है कि जीतन राम मांझी की एनडीए में वापसी हो रही है, जिसकी वजह से सीटों का गणित गड़बड़ा गया है। जेडीयू लोजपा की सीटें काटकर मांझी को देना चाहती है, मगर लोजपा इसके लिए तैयार नहीं है। लोजपा ने पिछली बार 42 सीटों पर चुनाव लड़ा था और वो इससे कम पर लड़ने को तैयार नहीं है। तो अगर महागठबंधन में महाभारत चल रही है तो यहाँ भी जो एनडीए है उसमें भी एक महाभारत चल रही है, और ये जो पासवान और नीतीश कुमार की लड़ाई है ये बहुत नुकसान पहुंचा सकती है एनडीए को। हालांकि ये माना जा रहा है कि अंततः अमित शाह बीच बचाव के लिए आएंगे और पासवान को मना लेंगे, लोजपा को मना लेंगे और जेडीयू को भी मना ही लेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं और पूरा एनडीए चाहता है, और लोजपा भी जानती है कि वो अलग से चुनाव लड़ेगी तो उसकी क्या दुर्गति होगी, साथ लड़ने में ही भलाई है। तो और वो हालांकि तेजस्वी यादव ऑफ़र कर चुके हैं कि अगर चिराग पासवान यहाँ आना चाहते हैं तो वो संकेत दे चुके हैं, ऑफ़र तो नहीं किया है, संकेत दे चुके हैं कि उनके लिए भी महागठबंधन में जगह बनाई जा सकती है। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम दिख रही है कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी एनडीए छोड़कर जाएगी। तो ये सीटों के बंटवारे में इस तरह की उलझनें आती हैं, और हमें लगता है कि क्योंकि बीजेपी इस बार बड़ा दांव खेलना चाहती है बिहार में, और चाहती कि सरकार बने और उसकी जेडीयू से ज़्यादा सीटें आएँ, इसलिए वो पूरी कोशिश करेगी कि इस तरह का गणित बैठे कि जेडीयू की सीटें कम हो, उसकी सीटों में इजाफा हो और वो लीड करने वाली स्थिति में आ सके। अंतिम खबर आज की लेते हैं। बाबा रामदेव के रुचि सोया कुछ समय तक शेयर मार्केट में झंडा गाड़े हुआ था, मगर अब उसके लुढ़कने का सिलसिला थम नहीं रहा है। 27 जनवरी को शेयर बाजार में रीलिस्ट होने के बाद रुचि सोया ने ज़बरदस्त मुनाफा कमाया था। उस समय उसके शेयर की कीमत 16 रुपये 90 पैसे थी, मगर 29 जून तक बढ़कर 1535 रुपये हो गई थी। ये 8,929% की उछाल थी रामदेव का ब्रांड से जुड़ जाने की वजह से, जिस फर्म को ज़्यादा लोग जानते भी नहीं थे। पिछले महीने उसकी बाज़ार पूंजीकरण भी बढ़कर 45,000 करोड़ पहुंच गए। रुचि सोया के शेयर मूल्यों में ये तेज़ी ऐसे समय में आई जब पिछले 5 महीनों में बेंचमार्क सेंसेक्स 11% गिर गया था। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि लिवालिये जो तेजड़िए हैं और मंदड़िए होते हैं शेयर बाज़ार में, उनका भी कोई खेल चल रहा हो। लेकिन 29 जून के बाद से 6 दिन तक स्टॉक में हर रोज़ 5% की गिरावट देखी गई, जिससे सोमवार तक 6 दिन ट्रेडिंग के लिए लोअर सर्किट लगता रहा। लोअर सर्किट वो स्तर होता है जहां शेयर मूल्यों में तेज़ी से गिरावट के बाद स्टॉक ट्रेडिंग बंद कर दी जाती है। कुल मिलाकर 29 जून को अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद से शेयर मूल्य 28% नीचे आ गया है। सोमवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर यह शेयर 1,108 रुपये पर बंद हुआ। विश्लेषकों का कहना है कि रुचि सोया के शेयर मूल्यों में वृद्धि मुख्य रूप से फ्री फ्लोट यानी पब्लिक के पास कम शेयर्स होने की वजह से थी। रामदेव का नाम जुड़ा, शेयर कम थे इसलिए उसकी मांग बढ़ी, और फिर शेयर बाज़ार के अपने खेल होते हैं, सट्टा बाज़ार के, वहाँ किस शेयर को बढ़ाना है, किस शेयर को गिराना है, उस तरह के खेल होते हैं। ये कह पाना मुश्किल है कि खेल क्या हुआ, किसने किया, क्यों करवाया गया, लेकिन ये ज़रूर है कि ये असाधारण और अभूतपूर्व वृद्धि थी कि 8,929% की किसी शेयर में उछाल हो जाए और 15 रुपये 16 रुपये का शेयर बढ़कर पहुंच जाए 1,500 के ऊपर। तो ये ऐसा चमत्कार शेयर बाज़ार में अनायास नहीं होता है। इसके पीछे कुछ लोग होते हैं, कुछ ग्रुप होते हैं, कुछ खेल होता है, और इस खेल का आगे पीछे खुलासा होगा, उम्मीद करना चाहिए। और अब बुलेटिन के अंत में कोरोना से संबंधित आपको ताज़ा तरीन जानकारी दे दें। भारत में एक दिन में 22,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 7,19,000 से ज़्यादा हो गई है। भारत में एक दिन में 2,41,000 सैंपल की टेस्टिंग हुई है। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,16,00,000 के पार चला गया। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय
इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।